कोई बात नहीं, वो तो मैं बाद में लिखवा दूंगा। अभी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, बेयर एक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए परिसीमा अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं हम, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? लिमिटेशन एक्ट। जब आपने हमको कानून दिया है, ठीक है, कानून हमको क्यों दिया है? हमारे राइट्स को बताने के लिए, हमारे अधिकारों को बताने के लिए, हमें कुछ अधिकार देने के लिए कानून बनाए हैं आपने। फिर कानूनों में लिमिटेशन की क्या जरूरत है? लिमिटेशन मतलब एक दायरा तय कर दिया आपके लिए, ठीक है। उस दायरे की जरूरत क्या थी? क्यों इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ये बताइए। ठीक है, एग्जैक्टली ये जो आंसर है ना कि लिमिटेशन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसका उत्तर लॉर्ड मैकाले साहब ने देने की कोशिश करी, ठीक है। लॉर्ड मैकाले साहब का एक स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि यदि परिसीमा विधि जैसी कोई विधि ना होती तो क्या होता? ये हो सकता था कि हमारे फोर फादर्स ने, हमारे दादाजी के दादाजी ने 1760 में हो सकता है कोई लोन लिया हो, कोई वचन पत्र निष्पादित कर दिया हो, और हो सकता है कि आज उस वचन पत्र के आधार पर हमारे विरुद्ध कोई वाद लाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? हमें जरूरत पड़ी लिमिटेशन एक्ट की, क्योंकि आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन अधिकार ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे तब अधिकारों का उपयोग करेंगे, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है। अब ये लिमिटेशन सिर्फ सिविल के लिए है, क्रिमिनल के लिए है, या सभी के लिए? सभी के लिए होती है ना लिमिटेशन। तो क्या इसमें जो पीछे अनुसूची दी गई है, उस अनुसूची में 3 प्रकार की लिमिटेशन बताई गई हैं। वादों के लिए, ठीक है, अपील और आवेदन, 3 प्रकार की लिमिटेशन इसमें बताई गई है, ठीक है। अब इसकी 2 मैगजिम्स हैं, अगर आपने सुनी होगी, ठीक है। मैगजिम है इसकी इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सेट फिनिश लिटियम इंटरेस्ट, ठीक है। क्या कहती है? नहीं, इसका मतलब ये है यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। क्या? यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सेट फिनिश लिटियम, ठीक है। यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, ठीक है। इसका मतलब, हाँ, अट सेट, यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। नहीं, ये खाली ये ये है, खाली FINIS है। ये एक्चुअली लीगल मैगजिम है ना, मैगजिम है, इसमें थोड़ी इसकी जो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग ही रहती है। लैटिन वर्ड्स हैं असल में एक्चुअली, है ना, ये इंग्लिश नहीं है, प्रॉपर इंग्लिश नहीं है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो ऐसा क्यों भाई? राज्य जो है अंत क्यों करना चाहता है? मुकदमेबाजी का अंत क्यों करना चाहता है राज्य, बताइए। क्योंकि क्या व्यवस्था गड़बड़ा नहीं जाएगी? एक व्यक्ति को कोई राइट अराइज हुआ, अब वो आराम से 10 साल तक सो रहा है, और फॉर एग्जाम्पल अगर सारा समाज, सारी सोसाइटी ऐसे ही सोती रही और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे सूट लेके आ गए, तो मुकदमाओं की बाढ़ नहीं आ जाएगी? गुड मॉर्निंग। मुकदमाओं की बाढ़ नहीं आ जाएगी, ठीक है। कभी ऐसे अंत होगा ही नहीं। ऐसे सूट तो जिसका जब मन चाहेगा तब सूट लेके आता रहेगा, ठीक है। कभी अंत होगा कि सतत प्रक्रिया का। इसलिए ये राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। तो लिमिटेशन एक्ट जो है इन 2 लीगल मैगजीन पर बेस करता है। पहला ये है, ठीक है। दूसरा है आपका विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस। क्या? विजिलेंटिबस नॉन MIE है ना, डोरमेंटिबस ज्यूरा, ठीक है। हाँ, एक मिनट आपको बोल के बता दूंगा। सबवेनिएंट इसके आगे है कैपिटल में, ठीक है, आगे से मैं याद रखूंगा आपके सजेशन को।
ये थोड़े इसके ना वर्ड एकदम ऐसे ऐसे होते हैं ना कि एकदम समझ में नहीं आते हैं। ठीक है ठीक है। सब वेरिएंट, ठीक है। अब मैं इसकी स्पेलिंग बोल देता हूं, नोट कर लो। विजिलेंटिवस, VIGILANTIVIGILANTIBUS, ठीक है, विजिलेंटिवस। अब डोरमेंटिवस, नॉन विजिलेंटिवस के बाद नॉन डोरमेंट, नॉन लिखना NON, फिर डोरमेंटिवस DORMIEN DORMENTIBUS, डोरमेंटिवस। ज्यूरा, JURA, JURA। सब वेरिएंट SUB, फिर V, है ना, B फॉर बॉल, V फॉर वैन, ठीक है। सब वैन VENIUNT, ठीक है, लिख लिया। SUVVE, पहले B वॉल वाला, फिर V वैन वाला, ठीक है, उसके बाद ENIUNT, जी, हाँ हाँ, UNT, ठीक है। कुछ मामलों में सर लिमिटेशन लागू नहीं होता, क्या ऐसा रूल है? क्योंकि मुझे लगता है, बताइए, सही लगता है क्या इनको, प्रफुल्ल जी को? कुछ मामलों में लिमिटेशन लागू नहीं होता। हाँ, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, अभी इसी में आएगा सेक्शन 10 लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, परपेचुअल डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। कुछ मामले हैं जहां पर लिमिटेशन लागू नहीं होता है, ठीक है, वो आ जाएगा अभी इसमें, ठीक है। तो इस दूसरी मैक्सिम का क्या अर्थ है? विधि केवल उनकी मदद करती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं, ठीक है, केवल उनकी मदद करती है जो जागरूक रहते हैं, ना कि सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, मतलब सोते रहते हैं। भाई आपको कोई समस्या हुई, आपके साथ कुछ भी अनलॉफुल हुआ, आपके साथ कुछ भी इलीगल हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब यह है यदि आप उसके प्रति तुरंत एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि या तो वो जो गलत हुआ है, वो रॉन्ग हुआ है, उतना एक्सट्रीम लेवल का नहीं है, या आपसे उसको उतना सफर नहीं करना पड़ रहा है कि आपको तुरंत लॉ की सहायता लेने की आवश्यकता लग रही है। और अगर इतना सफर ही नहीं करना पड़ रहा तो फिर लॉ क्यों उसमें इंटरफेयर करेगा? मतलब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो लॉ आपको कोई रेमेडी, कोई सहायता नहीं देगा। इसका मतलब लिख लिया, इसका लिख लिया, क्या लिखा? विधि केवल उनकी मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हैं, ना कि, लिख लिया आपने, ना कि उन लोगों के जो आलसी हैं, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने जो है उसको बहुत मतलब एकदम ऐसे घुमा के लिखा, लेकिन बढ़िया लिखा, बिल्कुल गागर में सागर जो कहते हैं एक वर्ड, सुप्त ज्वालामुखी जागृत, वही वाली बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो और क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसके? समाज में शांति बनाए रखना, ये भी एक लिमिटेशन का उद्देश्य है, ठीक है। क्यों भाई? बाद आते रहेंगे, केस चलते रहेंगे, क्या कभी भी समाज में शांति स्थापित हो पाएगी क्या? जिसका जब मन कर रहा है सूट ला रहा है, आज से 10 साल पहले चांटा मारा था, या 10 साल पहले एक कर्ज लिया था, अब मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। नॉन डोरमेंटिवस, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, बताइए। ऑनलाइन में अभी वॉइस मेरी प्रॉपर ऑडिबल है क्या सभी को? बताइए, प्रॉपर सुन पा रहे हैं? ऑनलाइन वाले प्लीज बताइए। आई थिंक अभी तो नहीं है कोई कमेंट, पहले आया होगा, है ना? अभी तो कुछ रहोगा तो मैं आपको बताता हूं। चलिए जी, ठीक है। तो परशांति कायम रखना भी अपने आप में एक उद्देश्य है, ठीक है। अब बात आती है, क्या आदि काल से अनंत काल से लिमिटेशन एक्ट हमारे पास हुआ करता था? हुआ करता था क्या? नहीं हुआ करता था।
न्याय के साथ बात, लेकिन ऐसा कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं था, ठीक है। तो कई सारे लिमिटेशन आए इससे पहले, ये पहला नहीं है, पहली बात तो ये समझो। लेकिन आपको जो याद रखना है, इससे पहले कौन सा था वो जरूर याद रखना चाहिए। इसने किसको रिप्लेस किया, कोई बताएगा? 1908, 1908 है ना। उसका नाम क्या था? भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908। अच्छा, मुझे कोई एक बात बता सकता है, ये जो अंग्रेजों के जमाने के जितने कानून थे उन सब में इंडियन क्यों लगा रहता था? इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय दंड संहिता। क्योंकि लॉ कहां से बन रहा था, और साहब अधिकतर देश गुलाम थे, तो मैंने कि भाई ये यहाँ के लिए, ये इनके लिए, तो इसलिए वो भारतीय वर्ड लगाया जाता था, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 1 जुलाई से जो नए कानून बनाए गए हैं उनमें ये भारतीय वर्ड हटाया जा सकता था, लेकिन नहीं हटाया, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट्स थे जो इन लॉ में हो सकते थे, जो कि नहीं किए गए, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी डिटेल्ड फॉर्म में आपको ये नोट्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो काम की बात है, आपको जो समझना चाहिए क्लास में, वो मैंने आपको मेन जिसके पर्पज, उद्देश्य क्या है, क्यों ये लाए गए, सब चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। आपको नोट्स मिल गए क्या? सबको नहीं मिले? बुलेट नोट और जो बुक है ना, ये आप ले लेना, ठीक है, अभी मिल जाएंगे। बुलेट नोट तो रेडी है, बुक आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। हाँ, अपडेट हुआ है, ठीक है। और बुक जो है आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, थोड़ा सा करेक्शन बाकी है उसमें, ठीक है। बुलेट नोट तो आपको मिल जाएंगे अभी, ठीक है। हाँ चलो, एक नई बात ये है, ये जो लॉ है, लेक्स फॉरी और लेक्स लॉ की, आपने 2 वर्ड सुने होंगे। लेक्स फॉरी और लेक्स लॉ की सुने? क्या होता है बताओ? लेक्स फॉरी क्या होता है? लेक्स फॉरी एक एक करके, हाँ पहले आप बताओ। वहीं की विधि, ये लेक्स फॉरी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि परिसीमा अधिनियम कौन सा कानून है? लेक्स फॉरी लॉ है, लेक्स फॉरी। अब ये बताओ कि ये लेक्स फॉरी जो है ना, स्थानीय विधि जो होती है, तो इसमें स्थानीय विधि होती है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लेक्स फॉरी को देशी विधि या स्थानीय विधि बोल, देशज विधि भी बोल, वेरी गुड, अच्छा वर्ड है, देशज विधि, है ना। ये है, ये पूछ लेते हैं कई बार। लेक्स लॉ की, लेक्स फॉरी मतलब स्थानीय विधि, लेक्स लॉ की मतलब सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से लॉ चलेगा। एक एग्जांपल बता देता हूं। अच्छा, हिंदू चाहे जहां हो, हिंदू लॉ से गवर्न होगा। लेक्स लॉ की है, यही तो लेक्स लॉ की है। लेक्स लॉ की विधि नहीं है, ये कहां लिखा है? अच्छा लिखा है, कौन सी विधि है? वैयक्तिक विधि है, बात सही है, लेकिन लेक्स लॉ की मैं आपको ये एग्जांपल भी आपको बता सकता हूं, रिटर्न में बता सकता हूं, ये मैंने भी किसी बुक में ही पढ़ा है। हिंदू विधि मतलब हिंदू ऐसा कहते हैं कि हिंदू जो है ना, वो जहां भी जाएगा वो हिंदू, भाई ठीक है, बाकी आप सही है, लेकिन वैयक्तिक विधि है, बात सही है। वैयक्तिक क्यों है? क्योंकि मुसलमानों पर लागू होगी क्या? ये पर्सनल लॉ है, ठीक है। पर्सनल लॉ किसका है? हिंदुओं का। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूं, मैं आपकी बात से मना नहीं कर रहा हूं, आपने अगर पढ़ा है तो ठीक ही होगा, लेकिन उसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक हिंदू जो है अमेरिका में जाके दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, अमेरिका में जाके दूसरी शादी कर लेता है, और हिंदू कहां का है? वो भारत का है, ठीक है। यहां पे दूसरी शादी करना क्या है? अपराध है। तो क्या वो अमेरिका में शादी करके आ जाएगा दूसरी, तो वो दोषी होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? हाँ, आईपीसी कह सकते हो भाई। क्यों? क्योंकि वो उस पर लागू तो यहाँ का हो रहा है ना, तो ये मतलब सब्जेक्ट मैटर, मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, उस एग्जांपल को हटा दो, सब्जेक्ट मैटर के साथ जो लॉ चलता है, विषय वस्तु के साथ जो चलता है, लोकल लॉ अप्लाई नहीं होते, और लेक्स फॉरी मतलब जो स्थानीय विधि से गवर्न होते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। मतलब नहीं समझ पा रहा? हाँ हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं भाई, लेक्स लॉ की नहीं है। हाँ कह सकते हो आप, ठीक है।
ये एक्चुअली ये एग्जांपल मैंने भी कहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पढ़ा है। ठीक है, आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, अगर कहीं रिटर्न फॉर्म में है तो मुझे बताना आपने कहाँ लिखा है, ठीक है, मुझे बताना, कोई बात। हम्म। ठीक है। हाँ, अमेरिका में तो वही लागू होगा ना, वहाँ का लागू होगा। हम्म। हाँ वही तो हाँ ये कह सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, शायद मैंने लाइन गलत, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एग्जाम्पल सही था, लाइन शायद मैंने गलत, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, लेक्स लॉकी को उसका एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेक्स लॉकी को बोलेंगे आई थिंक, देखना पड़ेगा उसको, देखेंगे, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, चलो अब अपन वापस आ जाते हैं इस पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, बेरेट की, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। भाई इस लोगों के कमेंट क्यों नहीं आ रहे, कोई इशू है क्या, मैसेज क्यों नहीं आ रहा? ओ 44 मैसेज आए हैं यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली, 44 मैसेज पड़े हैं, ये लोग स्क्रॉल नहीं किए इसको। चलिए कोई बात नहीं, ये जो है ना स्क्रॉल नहीं हुआ था। अब ये रिमांड के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ये समझ नहीं आया कुछ मेरे को। अच्छा, लास्ट डेमो पढ़ाया था इसीलिए। ठीक है ठीक है, चलिए रिमांड पे तो आज बात नहीं करेंगे, उस पर उसी वाली क्लास में बात करेंगे। चलिए अब मैं देख रहा हूँ मैसेज, है ना, वो एक्चुअली क्या हुआ, स्क्रॉल नहीं हुआ था इसीलिए नहीं दिख पा रहा था। नहीं बिल्कुल सभी की सुन रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए कि मैं आपके मैसेज नहीं देख पाया। हाँ आप दोबारा मैसेज कर दीजिए सपना जी, एक्चुअली ऊपर चले गए मैसेज, काफ़ी मैसेज आ गए थे ना। चलिए भाई शुरुआत करते हैं अब लिमिटेशन एक्ट पे, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, हर एक्ट की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। ठीक है, कहाँ से करते हैं, परिसीमा अधिनियम 1963, 3 वर्ड दिख रहे होंगे। ठीक है, मेरी पहली क्लास जिन लोगों ने ली होगी उसको तो उनको तो ये सब चीज़ें पता होगी। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए हो सकता है, शुरुआत हमेशा यहीं से करनी चाहिए, परिसीमा अधिनियम 1963। ठीक है, तो इसमें 3 वर्ड लिखे हैं, परिसीमा अधिनियम और 1963। पीछे शुरुआत करते हैं, ये क्या होता है इसको जानते हैं आप, ये कौन सी सन है, जिस दिन ये कानून बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और कानून बनकर तैयार किस दिन होता है, जिस दिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर दोनों हाउसेस से पास होने के बाद राष्ट्रपति जिस दिन साइन कर देता है उस दिन क्या माना जाता है कि कानून बनकर तैयार हो गया, और एक्ट को वही नाम दिया जाता है। हम्म, 2024 में पास हुआ। हाँ 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 कह सकते हो आप, मतलब जो एक्ट को नाम दे दिया गया है, मतलब फौरन बनाते समय और वो पास हो गया, तो अगर वो पास नहीं हो पाया, अगर दूसरा आप उसके लिए वो लेके आए ड्राफ्ट, तो फिर नाम चेंज हो जाएगा। जैसा कि आपका ये क्रिमिनल लॉज में हुआ था, काम तो उस पर करीब 4-5 साल से चल रहा था, एक फाइनली 2023 में फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया और उसी रूप में पास हो गया बिना अमेंडमेंट के, तो आप वो नाम कह सकते हो। ठीक है, तो यानी कि ये जो अधिनियम है कौन सी सन का है, 1963 का। हाँ बताइए, यहाँ इस पे आ रहे हैं ना, इस पे हमें भी आ रहे हैं, इसी पे आ रहे हैं। ठीक है, पहले जरा 3 वर्ड पे बात कर लें, एक एक डेट जो लिखा है ना, हर एक डेट पे बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद में अधिनियम का मतलब जानते हैं आप, कोई भी कानून जो दोनों हाउसेस से पास हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति के साइन हो गए, तो वो क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। क्या ये सही होगा, एक मिनट इनका जरा एक डाउट ले लूँ, बहुत समय से पेंडिंग है, और क्या ये सही होगा, और फिर रिमांड पर 15 दिन रखा जाता था, 90 दिन हो गया है, उसमें भी बेल होने के बाद भी फिर से रिमांड पर रख सकते हैं पुलिस। देखिए ऐसा है कि जो कॉन्सेप्ट है, वैसे अभी लिमिटेशन की क्लास है तो सीआरपीसी बात करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, उसमें बस इतना सा है कि पहले जो रिमांड पहले 15 दिन की हो सकती थी पुलिस रिमांड, अब पहले 60 और 40 दिन में 15 दिन की कभी भी हो सकती है, किस्तों में ले लो या एक साथ ले लो, ओवरऑल कितनी मिलेगी, 15 दिन की मिलेगी, बस इतना ध्यान रखना। अभी मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए अधिनियम समझ में आ गया भाई, अधिनियम मतलब जिस दिन का जो कानून है
कानून कैसे बनता है? सबसे पहले एक मसौदा तैयार किया जाता है ना, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट तैयार कौन करती है? सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य भी कर सकती है, कानून दोनों बनाती हैं, ठीक है। तो ये केंद्र का कानून है, तो किसने किया होगा? केंद्र सरकार ने। और सरकार और पार्लियामेंट दो अलग चीजें हैं कि एक ही है? अलग चीजें हैं। सरकार मसौदा तैयार करेगी, फिर पार्लियामेंट संसद उसको पास करेगी। संसद किन किन से मिलकर बनती है? तीन चीजों, ठीक है। संसद में राष्ट्रपति भी इंक्लूडेड है। तो कोई भी जो बिल है किस हाउस में लाया जा सकता है? किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, जब तक कि वह धन विधेयक ना हो, वित्त विधेयक ना हो, तो वो लोकसभा में लाया जाएगा। सामान्यतः किसी में भी लाया जाएगा। एक हाउस से बिल पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर दोनों हाउस से जब पास हो जाएगा राष्ट्रपति साइन करेगा, और जिस दिन राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा उस दिन क्या माना जाएगा? तो वो जो बिल था, अभी तक उसका नाम क्या था? राष्ट्रपति के साइन होने से पहले तक उसका नाम क्या था? विल, यानी विधेयक। अब उसको नाम क्या हो गया? अधिनियम। अब उसका नाम बदल जाएगा अधिनियम, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। परिसीमा, ये तो हम इस पे तो हम चर्चा कर ही चुके। लिमिटेशन है ना, क्यों होती है किसी भी चीज की लिमिटेशन? तो यहां जो लिमिटेशन किसकी है? कानून में आप जो अपने आपको जो अधिकार हैं उनको प्रवृत्त कराने के लिए एक लिमिटेशन है, एक समय सीमा दी गई है, ठीक है। चलिए, वादों और अन्य कार्रवाइयों की परिसीमा और तत्समय सॉरी, ये डेट बतानी थी आपको। अब ये जो है 1963 का अधिनियम संख्यांक 63, ठीक है। ये क्या है? ये कौन सा ईयर होता है? ये भी आपको याद रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि 1963 में जितने कानून बने, टोटल बनकर तैयार हुए, उसमें ये कौन से नंबर का था? 36 नंबर का। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना, भाई एक्ट नंबर कौन सा था, ठीक है। बाकी पूछने वाली चीज नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं। अब ये डेट आप पूछ रहे थे कि ये कौन सी डेट है? कौन बताएगा कौन सी डेट है ये? जिस दिन अधिनियमित हुआ। क्या हुआ? अधिनियमित हुआ, यानी कि एक एक्ट बनकर तैयार हो गया। एक्ट बनकर तैयार होना और एक्ट लागू होना दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्टेज हैं। तो यहां पे क्या है? एक्ट बनकर तैयार हो जाता है। इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 जनवरी 1900। तो ऐसा जरूरी है क्या जो एक्ट जिस सन में लागू बना हो उसी सन में लागू हो जाए? बीएनएस 2023 में बनी है ना, 24 से लागू हो रही है, सीधे सीधे 1900। ये इन्फोर्समेंट है, ठीक है। ये प्रवर्तन तिथि है और ये अधिनियमन की तिथि है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, डेट थोड़ी सी अलग अलग देख लेना, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेम्बल होती है, क्या बोलते हैं उसको? उद्देशिका। ऐसी एक उद्देशिका हर एक कानून में आपको जनरली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां भी है। उस उद्देशिका का मतलब क्या होता है? अधिनियम का उद्देश्य बताते हैं यहां पर, ठीक है। ये अधिनियम बनाने का हमारा उद्देश्य क्या था ये बताया जाता है। जैसे कि संविधान बनाते समय, अच्छा इसका उपयोग कब होता है? संविधान में कर, ठीक है। मतलब आपको बताने का मतलब अधिनियम को बनाने का एक पर्पज बता देते हैं, हमने ये अधिनियम बनाया क्यों। तो देखिए, वादों और अन्य कार्रवाइयों की परिसीमा और तत्समय प्रवक्त प्रयोजनों के संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, ठीक है। अगर ये वर्ड अगर आ जाए ना, कंसोलिडेशन, समेकन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इससे पहले हमारे पास कुछ कानून थे, उनको हमने कंसोलिडेट कर दिया, समेकित कर दिया। बिखरे हुए कुछ कानून थे, बहुत सारे लॉ थे, उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजन उठा के प्रेजेंट की आवश्यकता को समझते हुए उनको जोड़ के हमने एक लॉ बना दिया, ठीक है। इसलिए वर्ड, जब भी समेकन वर्ड आए ना किसी में, समझ लो आप कि ये कानून पहला कानून नहीं है उस विषय पे, पहले भी कानून थे, उसको हमने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम हमने बनाया। अब क्या होगा कि हालांकि बात आपने सही कही कि इसमें तो ऐसा कुछ विशेष लिखा ही नहीं है जिससे कि ये बताया जा सके कि भाई ये फेवर में, वो जो इंटरप्रिटेशन वाली बात है ना, लेकिन सामान्यतः लॉ में लागू होता है, खासकर हाँ शीर्षक
बृहद रूप है, और ये मतलब आप, हाँ, परिचय कह सकते हो आप। इंट्रोडक्शन उद्देश्य का ही वैसे नाम दिया जाता है इसको, पर ठीक है, परिचय भी आप बोल सकते हो, विस्तृत होती है, ठीक है। तो वादों और कार्रवाइयों के लिए परिसीमा हो गई, और विधियों का समेकन और संशोधन इन्होंने बता दिया कि भाई इसके लिए हमने कानून ये यहाँ बनाया है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में कई बार ये भी पूछ लेते हैं जी, मतलब मेरे हिसाब से सबसे बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है, इसको पूछने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। इससे आप क्या स्टूडेंट से क्या इंटरप्रिटेशन करवाना चाहते हो, इससे कौन सी नॉलेज मिल रही है स्टूडेंट को? आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक नंबर कौन सा है, ये इससे कौन सी नॉलेज मिल रही है कि 14वें वर्ष में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या है, जब गणतंत्र हुआ देश उसके 14वें वर्ष में संसद ने अधिनियम पारित किया था। लेकिन याद रख लो भाई, पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, यहीं से कैलकुलेट कर लेगा, है सबको पता है गणतंत्र कब हुआ, वहां से कैलकुलेट करके बता देगा, है ना। तो ये याद रखने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर होता है तो हो जाता, इशू भी हो जाता है कई बार, ठीक है। अब इसके बाद में जैसा कि सभी अधिनियमों में होता है वैसा यहां भी है, क्या है, क्या है, डेफिनेशन क्लॉज। सेक्शन 1 में क्या बताया जाता है सभी अधिनियमों में? तीन ही बात रहती है, संक्षिप्त नाम होता है, विस्तार होता है और प्रारंभ होता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हमें तो बताएं, ऑफलाइन वाले जो बोलते हैं हमें भी कोई बात। ओके ओके ओके, 1 जनवरी थी ना, 1 जनवरी 1964, 1 जनवरी 1964 लिख लीजिए। ऑनलाइन वालों को कह रहा है सर ऑफलाइन वालों ने बता दी, हमें तो आपने बताई नहीं, उनकी आवाज़ थोड़ी आ रही है हमको। ये भी बात सही है ये भी बात सही है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। 1 जनवरी 1964। अच्छा, 1 मार्च 1964 किसकी थी? इससे पहले जो पढ़ा था ना, दोनों का एक सेम है ना, बस इन्फोर्समेंट डेट अलग है, ठीक है। एक नंबर सेम है, ईयर सेम है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि सभी, हाँ क्या, एक नंबर नहीं, एक्ट ईयर, ईयर नंबर तो अलग होगा, डेफिनेटली अलग होगा, ठीक है। क्या परिसीमा अधिनियम क्यों नहीं होता भाई? भाई आप एक काम करो ना, पीछे के शेड्यूल देखो, शेड्यूल देखो, पीछे शेड्यूल देखो, जैसे अपीलों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, है ना। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कितने समय करोगे, मृत्यु दंड में कब करोगे, सब लिखा हुआ है। हाँ, शेड्यूल, शेड्यूल पीछे, आवेदन वाला पार्ट जो दूसरा, उसमें जाओ। समय सीमा, मिला, मिला, ठीक है। चलो, दोनों पे ही होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। चलो वापस आ जाइए। पहला सेक्शन क्या होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो ये संक्षिप्त नाम क्या है, यह अधिनियम परिसीमा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा, ठीक है। इसमें तो कुछ याद करने वाली बात है ही नहीं है। इसका विस्तार, और ये एक स्टार बना दिया है, ठीक है। विस्तार पे क्या बना दिया, स्टार, ट्रिपल स्टार। और ये 1 नंबर जहां भी लिखा रहता है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जहां पर भी ये 1 नंबर 2 नंबर दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए जहां पर स्टार बना है उसके लिए कुछ विशेष जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। वो कहाँ मिलती है आपको, फुटनोट में। तो पढ़ो जरा अपने अपने बैरक में, क्या है फुटनोट में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जैसा कि आप सभी को पता है, वो आर्टिकल 300 हटा दिया गया है क्या, हटा दिया गया आर्टिकल 370 के नहीं, पूरा आज ही विद्यमान है। 377 और आईपीसी हटा दिया क्या पूरा? हालांकि अब तो बीएनएस आ गया, अब तो बीएनएस आ गया, लेकिन मैं आईपीसी की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों का मानना था सर 377 हट गया है, हटा नहीं है, एक पार्ट हटा है, एक पार्ट हटा है, एक पार्ट हटा है बस, ठीक है। ऐसे ही है,
मिलेगा। आप भी अब बेरेक्टर खरीदोगे ना, आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ी कहानी थी, उसके ऊपर मूवी भी देखी होगी आपने। कौन सी मूवी आई थी? हाँ बिल्कुल, 377 पे होता है, नहीं हटा। हाँ, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि मतलब उसके लिए कौन कौन सी लीगल प्रोसीजर, कितने मतलब दांव पेच खेलने पड़े उसको हटाने के लिए। वो प्रोविजन हटाया पहले, जो कहता था ना कि भाई वहां की विधानसभा से जब कंफर्मेशन लोगे तब हटेगा, ये लिखा था उसमें। अब वहां विधानसभा ही नहीं रही, तो फिर उन्होंने एक दूसरा आर्टिकल ढूंढा कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये आर्टिकल एम्पावर करता है कि राष्ट्रपति उस प्रोविजन को ही हटा सकता है। तो राष्ट्रपति ने उस आर्टिकल का उपयोग करके उस प्रोविजन को हटा दिया। अब वो सारी पावर वेस्ट किस में हो गई? इनडायरेक्ट। जो पावर विधानसभा में वेस्ट थी उनके वो पावर में वेस्ट कर देते हैं राष्ट्रपति में। अब राष्ट्रपति हटा सकता है। तो राष्ट्रपति सीधे एक नोटिफिकेशन हटा दिया, ठीक है। तो वे कानूनी दावपेच काफी उसमें लगे थे, बहुत बड़ी टीम ने सालों काम किया है, ऐसे ही नहीं हटाया, उसमें बहुत मेहनत लगी थी, ठीक है। हाँ, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके लिए क्या है कि नोटिफिकेशन निकाला किसने? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति ने क्या किया, 370 का जो पार्ट था, जो विशेष दर्जा देता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको इनएक्टिव कर दिया, ठीक है। अब उसके लिए कुछ परिवर्तन जरूरी थे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को हमने क्या बना दिया, 2 में पार्ट किया। तो वो सारे काम करने के लिए एक अधिनियम ला दिया हमने, उसको इनएक्टिव कर दिया राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से, और ये सारे काम करने के लिए उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, है ना। तो उसके लिए हमने एक अधिनियम ला दिया, ठीक है। चलिए, उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो वो डेट हम देख चुके हैं सर, पूरा केस हार जाएगा ये सर, ये मौके पे चौका था। हाँ बिल्कुल, मौके पे चौका था, वेरी गुड। चलिए हाँ हाँ ठीक है भाई, तो मौके पे चौका मार दिया है मोदी जी ने। अब हम भी मौके पे चौका मारते हैं, यहाँ डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये तो अच्छा, ये एक बात बताओ कि बाकी जो फर्स्ट क्लास जनरली तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं उनके लिए बता देता हूँ। आपको ये बात पता है या इसमें किसी को डाउट है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब में, कि जो प्रवर्तन की जो तिथि होती है ये 3 प्रकार से होती है? सबको पता है क्या? रिपीट नहीं करते हैं, मतलब क्या रिपीट करना है भाई? फर्स्ट मैगजिम तो भाई मैंने बोर्ड पे लिखवाई थी। फर्स्ट मैगजिम तो मैंने बोर्ड पे लिखवाई थी ना। चलिए ठीक है, मैं आपको ये बात को याद रखूंगा। अच्छा सर, बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं आप, ऐसा है क्या? काफी मतलब समस्या। बस 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 बस। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपकी बात को बिल्कुल रिकॉर्ड पर लेता हूँ, और इससे ज़्यादा जूम करूँगा ना तो ये इसके पिक्सल फट जाएंगे, है ना। क्योंकि आपके पास बेरेक्ट है ना, थोड़ा सा बेरेक्ट देख लो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब सपोर्टर भी हैं कुछ मेरे। ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं हो पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक गिवन टाइम में मुझे सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को साल भर नहीं पढ़ा सकता मैं। हाँ ठीक है, बट ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैं चीज़ों को अब, अच्छा उसको धीरे बोल। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, मतलब ये मेरी आदत है, मैं हमको बोलता हूँ। अच्छा ग्रुप में चल रही है, ओके। मैं उस ग्रुप में हूँ नहीं एक्चुअली। हाँ हाँ, थोड़ा स्लो बोलूँ, ओके ठीक है। वी आर डेमोक्रेटिक। चलो ठीक है मैं आपकी बात को ध्यान रखूँगा, बिल्कुल सही बात है। वी आर डेमोक्रेटिक, और सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 19(1). वेरी गुड, ठीक है। चलो तो अब वापस आ जाएं। अब मैं बहुत धीमे धीमे आराम से तसल्ली से बोलूंगा। तो 2A की डेफिनेशन बात करती है आवेदक, क्या बोलते हैं इसको?
हाँ, परिवर्तन की तिथि का, क्या बात है। चलिए, परिवर्तन की तिथि का 3 तरीके हैं, सही बात है, मैं बता देता हूँ। परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन, हाँ मुझसे भी गलत बुलवा रहे हो। ठीक है, प्रवर्तन की तिथि की जो है 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो सामान्यतः आपको एक्टों में लिखा मिलता है वो यही होता है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिससे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। ये लिखा रहता है, इसका मतलब हमने एक्ट बना दिया। अब ये लागू कब से होगा, इसके लिए केंद्र सरकार एक अलग से नोटिफिकेशन निकालेगी और उस नोटिफिकेशन एक डेट मेंशन करेगी कि इस दिन से अधिनियम लागू होगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि अधिनियम में ही लिख देते हैं कि यह एक्ट इस तारीख से लागू होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सीआरपीसी भी था, आपका भारतीय दंड संहिता भी था, और कौन से एक्ट है, एक एक्ट और है। ठीक है, अब हमारे जो सिलेबस में बाकी तो काफी में लिखा, टीपी में लिखा। ठीक है, तो कई सारे हैं, आपको समझ में आया। पहला तरीका ऐसे लिख दिया तो नोटिफिकेशन निकालेगी। दूसरा तरीका एक्ट में ही मेंशन कर दिया। ये दो तो सबको पता होते हैं। तीसरा पता है, ना तो यहां डेट लिखी है और ना ये लाइन लिखी है, फिर किस दिन से लागू होगा? वो जो यहाँ पर जो डेट थी ना, 5 अक्टूबर थी, 5 सितंबर थी, उस डेट से लागू हो जाता है। और ये बात मैं कैसे बता रहा हूं, और ये बात इंटरप्रिटेशन में लिखी गई। इंटरप्रिटेशन का विषय है, इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, तो वहाँ ये बात मेंशन है। कहीं अगर कोई भी क्लियरली मेंशन नहीं है ना, तो फिर इस डेट से लागू माना जाएगा जिस दिन वो बनकर तैयार, यानी कि फिर इनेक्टमेंट डेट ही इन्फोर्समेंट डेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब वापस आ जाए, डेफिनेशन क्लॉज पे आ जाऊं मैं, यहां तक ठीक है? एनी डाउट? तीसरा तो भी बताऊंगा मैं। अच्छा, 3 तरीके बता दिए क्या मैंने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताइए तीसरा क्या था? देखो, पहला तो ये था कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा यहीं पे लिख दिया, एक्ट में ही लिख दिया कि जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है 1 जुलाई से लागू होगा। ठीक है, और ये दोनों ही नहीं है, समझ गए ना? और दोनों ही नहीं है तो अधिनियम बनने का है। ठीक है, इन्फोर्समेंट डेट इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। चलो, अब डेफिनेशन दी है कुछ इसकी, वो हम देखते हैं। ध्यान से देखिए जरा। धारा 2 में सामान्यतः डेफिनेशन दी हुई होती है, ठीक है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब जगह आपको धारा 2 में ही मिले। तो कभी ये पूछ लेना कि भाई ये डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो कुछ एक्ट के याद रख लेना नाम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यहां पे कहां दी गई डेफिनेशन? इंडियन एविडेंस एक्ट कहां दी गई है? 3 में। सामान्यतः 2 में ही होती है, लेकिन कुछ कानूनों में 3 में भी है। तो कंफ्यूज करके के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट है, हाँ 2 में ही होगा, लगा दो, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, देखिए कुछ आपके कमेंट पे जो है मैं रिप्लाई देना नहीं चाहता क्योंकि वो मैनेजमेंट का विषय है। जो आप 1 अगस्त से मैच शुरू करने की बात कर रहे हैं ना, इट्स ऑल अबाउट, ठीक है, लीव इट। अर्जीदार क्या कहता है? एप्लीकेंट, अर्जीदार, ठीक है। तो भाई कहता है आवेदक के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो पहला व्यक्ति आता है अर्जीदार। उन्होंने क्या बताया? अच्छा, ये डेफिनेशन लिखी क्यों जाती है ये सबको पता है ना? क्यों लिखी जाती है? क्योंकि ये वर्ड यहां जो डेफिनेशन लिख दिए हैं ये आगे अधिनियम में उपयोग होंगे। ठीक है, अब आगे कहीं उन्होंने लिख दिया आवेदक, अब आपको आवेदक का मतलब ही नहीं पता तो इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? ठीक है, इसीलिए लिख दिया जाता है। आवेदक के अंतर्गत अर्जीदार आता है, पहली चीज उन्होंने। अब उन्होंने क्या कहा कि पिटीशनर जो है वो भी एप्लीकेंट में आता है। तो पिटीशन और आवेदन अलग होता है क्या? होता है। क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? ये जो है ना, एक आवेदक वर्ड है, दूसरा अर्जीदार है, इन दोनों में डिफरेंस है कोई कि या सेम ही है? मैं देखो, या तो आप मुझे आवेदक और पिटीशनर में बता दो, या आवेदन और पिटीशन में बता दो। ठीक है, ठीक है। कुछ केसेस में हम आवेदन फाइल नहीं करते, क्या करते हैं? पिटीशन। और एक जो अच्छा डिफरेंस इसमें किया जा सकता है वो ये है,
इसमें अब इसमें क्या होता है, सुनिए, अर्जी जो है ये एक्चुअली जो पिटीशन होती है ना, वो भी एक आवेदन ही होता है। जो पिटीशन है वो भी टाइप ऑफ एप्लीकेशन ही है, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस वो ये है कि सामान्यतः होता ये है कि जो अर्जी जो है, हाँ डिफरेंट है, अर्जी जो है वो क्या होती है, किसी भी मुख्य अनुतोष के लिए या फाइनल रेमेडी के लिए फाइल की जाती है। जैसे हम 226(32) में क्या फाइल करते हैं, रिट पिटीशन फाइल करते हैं, याचिका फाइल करते हैं, या आप कह सकते हो विवाह विच्छेद की याचिका फाइल करते हैं, डाइवोर्स पिटीशन, क्या बोलते हैं उसको, डाइवोर्स एप्लीकेशन बोलते हैं क्या, डाइवोर्स पिटीशन बोलते हैं ना। कुछ मामलों में डाइवोर्स क्यों, क्योंकि उस याचिका के थ्रू टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, लेकिन उसके थ्रू आप कोई फाइनल रिजल्ट चाहते हैं, मुख्य अनुतोष उसी पे चाहते हैं आप, ठीक है, सूट से डिफरेंट है वो, ठीक है। लेकिन आवेदन जो होता है वो अंतरिम रिलीफ के लिए होता है सामान्यतः। जैसे आपने देखा होगा, आपका कोई केस चल रहा है, एक केस में कई सारे आवेदन लगते हैं कि नहीं, कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो खासकर हाई कोर्ट में वर्ड चलता है आईए, क्या है आईए नंबर, ये मतलब इंटरिम एप्लीकेशन। तो बीच बीच में आपकी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, उसके लिए आप क्या लगा रहे हो, आवेदन लगा सकते हो, ठीक है। तो फाइनल के लिए जो होता है वो होता है आपका पिटीशन, और इसके लिए आपका एप्लीकेशन। तो उन्होंने ये क्यों कहा, पर उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि अब हम क्या करेंगे, हम अंदर एक वर्ड यूज करेंगे, आवेदक। जहां भी जरूरत पड़ेगी, चाहे हम पीछे जो शेड्यूल दी है, अनुसूची है, वहां की बात करें या मेन सेक्शंस की बात करें, तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे आवेदक। आपको हम ऐसे स्लैश में नहीं करेंगे, आवेदक स्लैश अर्जीदार स्लैश, ऐसे नहीं करेंगे। आवेदक वर्ड यूज किया, उसका मतलब उसमें अर्जीदार भी आएगा। अगर कोई पिटिशनर है तो वो भी एप्लीकेंट वर्ड में ही माना जाए। फॉर द, देखो जो डेफिनेशन होती है क्या होता है, ये देखो, ये एक लाइन इससे हमेशा इंटरप्रिटेशन किया गया, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। ये जो डेफिनेशंस दी जाती है ना, ये इस एक्ट के रिगार्ड में दी जाती है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कह दिया या ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना दिया कि आवेदक में अर्जीदार आएगा ही आएगा। उन्होंने क्या कहा कि इस एक्ट में जब आपको पढ़ना है ना, तो हम एक आवेदक वर्ड लिखेंगे, आप समझ जाना कि उसमें अर्जीदार भी इंक्लूडेड है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, और कौन आता है आवेदक में, वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। आवेदक को आवेदन करने का अधिकार जिससे व्युत्पन्न हुआ, जिससे डिराइव्ड हुआ, वो व्यक्ति भी इसमें आवेदक की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बी जो है रिप्रेजेंटेटिव है ए का, बी जो है प्रतिनिधि है ए का, ठीक है। तो यहां पे बी जो है आवेदन कर रहा है किसके बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे, ठीक है। आवेदन करने का जो अधिकार व्युत्पन्न हुआ, उसको डिराइव्ड हुआ, किससे हुआ है, ए से। तो डायरेक्ट एप्लीकेंट कौन है यहां, बी है, डायरेक्ट एप्लीकेंट तो बी है ना, लेकिन हम ए को भी एप्लीकेंट मानेंगे फॉर द पर्टिकुलर दिस एक्ट, ठीक है, ए के माध्यम से। अब ये क्या कहता है, वह व्यक्ति जिस, क्या हुआ, नहीं ये क्लास रीशेड्यूल हुई है, 11 से 12:30 हुआ, पहले 10 से 11:30 थी ना, 11 से 12:30 रीशेड्यूल हो गई है, अपना आधा घंटा और है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। तो इसमें सॉरी, वह व्यक्ति भी आता है जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। अब यहां पर आवेदक जो है वो कौन है, निष्पादक है, प्रशासक है, या अन्य कोई विधिक प्रतिनिधि हो सकता है, ठीक है। तो जिसके लिए निष्पादक है, जिसके लिए प्रशासक है, या जिसके लिए प्रतिनिधि है, वो व्यक्ति इसमें आएगा। एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ, हाँ रिसीवर कह सकते हैं, बिल्कुल रिसीवर भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। रिसीवर मतलब जिसका अपॉइंट, भाई जिसकी प्रॉपर्टी को देखरेख कर रहा है, वो भी इसमें अच्छा एग्जाम्पल आ जाए, ठीक है। प्रशासक जानते हैं, प्रशासक की आपको जो यहाँ पे जो वर्ड जो यूज होगा, यहाँ पे जो यूज होगा वो कहां पे होगा, सेक्शन 9 के प्रोवाइजो में,
ओके ओके ओके, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गई ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अप्स एंड डाउन हो गई। अभी का कहना है कि सर थोड़ा सा चैप्टर, और देखिए ये बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वाली चीज़ें हैं, चैप्टर और वो सेक्शन बताना मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। फिर भी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं आगे से ये भी ध्यान रखूँगा। क्या? हाँ, प्रशासक का मतलब बताए तो एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये प्रशासक जो वर्ड में आपको यूज होगा वो कहाँ होगा? सेक्शन 9 के प्रोवाइडेड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रशासक कौन हुआ? फॉर एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल सुनिए, ठीक है, कि एक व्यक्ति के ऋण है 5 लोगों पे, ठीक है, ABCDE 5 लोगों पे उसके ऋण है, उससे 5 लोगों से पैसे लेना है, ठीक है। अब उसमें से A नाम का जो व्यक्ति है, ठीक है, A नाम का जो व्यक्ति है वो कौन है? वो जो मेन व्यक्ति है X मान लेते हैं, उस X का ही कोई भी दोस्त है, यार है, रिप्रेजेंटेटिव है, या कोई भी है, या उसका न्यासी है, ट्रस्टी है, कोई भी है, उस पर भी है, उस पर भी, एक मिनट, हाँ, उसको उससे भी पैसे वसूल करने हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी 4 लोगों से पैसे वसूल करने हैं, उसको पैसे वसूल करने की जिम्मेदारी X ने किसको दे रखी है? A को, समझे? A से भी वसूल करने हैं, 4 लोगों से और से वसूल करने हैं, लेकिन उसने वो जिम्मेदारी A को ही दे रखी है। क्या? एक X नाम का व्यक्ति है, उसको 5 लोगों से पैसे वसूल करने हैं, ABCDE, ठीक है। अच्छा, बेरेक्ट के बिना बेरेक्ट के पढ़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। बेरेक्ट वैसे यहाँ ओपन तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, X नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, 5 लोगों से पैसे लेने हैं उसको, ठीक है, A से लेना है, BCDEF से भी लेना है, ठीक है। BCDEF से वसूल करने का जिम्मा उसने किसको दे रखा है? A को दे रखा है, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो उसका पूरा जो वसूली का जो कारोबार है वो कौन संभाल रहा है? A, यानी कि उसकी वसूली की पूरी प्रक्रिया का प्रशासन कौन कर रहा है? यहाँ पे वो प्रशासक है। तो जब तक वो वसूली की प्रक्रिया अन्य लोगों के विरुद्ध करता रहे, तब तक उसके अगेंस्ट में वो समय क्या होगा? रुक जाता है। ये सेक्शन 9 हम पढ़ते हैं, सेक्शन क्या ए इंक्लूडेड है, लेकिन बात वही तो है ना कि एक जो है जब तक ए उनसे वसूल रहा है तब तक लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 रुक जाता है कि भाई आपके अगेंस्ट में जो वसूली की प्रक्रिया रुकी रहेगी। क्यों? हाँ, ए के अगेंस्ट में देना तो है लेकिन लिमिटेशन रुका रहेगा जब तक वो बाकी लोगों से वसूली की प्रक्रिया कर रहा है ना। भाई लिमिटेशन का हमने कहा भाई 3 साल में वसूल करना है, वो कहेगा भाई 4 साल से तो मैं आपकी वसूली की प्रक्रिया में लगाऊं, तो ठीक है आपके अगेंस्ट में 3 साल रुका रहेगा, ठीक है। ये वाली बात आया सम। तो वही व्यक्ति कौन, उसको आप यहाँ क्या कह सकते हो? प्रशासक कह सकते हो। हाँ, वसूल नहीं करे, करे या ना करे, अथॉरिटी उसके पास है। अथॉरिटी वापस आ गई ना, फिर वो प्रशासक नहीं रहा। अथॉरिटी जब तक है या तो वसूल कर ले, हाँ याद नहीं, या तो वो वसूल कर ले 4 लोगों से या सरेंडर कर दे भाई मुझसे वसूल नहीं हो पा रहा, मेरे बस की बात नहीं है, फिर स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो प्रशासक नहीं रहा, फिर उस हैसियत से हट गया। बेनिफिट, ठीक है। हाँ, ए के अगेंस्ट में लिमिटेशन रुकी रहेगी जब तक वो जो है प्रशासन चलता रहता है, इतनी सी बात। हाँ ठीक है, चलो नहीं, अरे क्या कर रहे हैं, प्रशासक चक्कर में चलती रहेगी, प्रशासक के संबंध में रुकी रहेगी। आप उल्टा समझ गए। मेरी बात सुनो, देखो क्या है कि वसूली करनी है ए को 4 लोगों से, 5 लोगों से, ठीक है। 4 लोगों से वसूली की प्रक्रिया लिमिटेशन चल रही है और प्रशासक उसका ए ही है। अब ए से भी तो वसूली करनी है ना उसको, ए के पास भी तो पैसे हैं, समझ गए। अब प्रशासक ए है तो प्रशासक, अब वही प्रशासन कर रहा है, तो जब तक वो प्रशासन करता रहेगा उसके अगेंस्ट में जो लिमिटेशन है वो रुकी रहेगी। जैसे ही प्रशासन पद खत्म हो जाएगा फिर उसके अगेंस्ट, फिर उसके प्रशासन पद खत्म होने के बाद में भी अगर 3 साल वो नहीं आता तो डेप्ट कैसा हो जाएगा? टाइम बार्ड हो जाएगा। वो उन पर
हाँ हाँ बिल्कुल, देखो जब तक प्रशासन चल रहा है ला सकता है, ये बात तो यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है। देखो अगर वहां पे उन लोगों से वसूली के लिए वाद जो है प्रशासक लेकर आया, तो यहां पे जो जिसके लिए लाया, किसके लिए लाया, एक्स के लिए लाया ना, तो यहां पे एक्स भी एप्लीकेंट है, बस यही कह रहा था। इस पे आया समझ? अब क्लियर है, एक्स भी एप्लीकेंट है, ठीक है। चलो एग्जीक्यूटर निष्पादक में तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। निष्पादक में आपने जैसा आप बता ही दिया था रिसीवर वाला, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया। चलो अब आते हैं आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है क्या, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी। हाँ भाई ऑनलाइन में सब ठीक चल रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। चलिए क्या कहता है, आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है, इस पे हम बात कर चुके हैं। पर्टिकुलर दिस एक्ट के लिए कह रहा है कि जहां पर आवेदक वर्ड होगा वहां पे हमने एक्चुअली जब क्या पढ़ रहे थे, हम एप्लीकेंट पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे पिटिशनर देख लिया। यहाँ एप्लीकेशन कह रहा है, तो एप्लीकेशन के रिगार्ड में कौन हो जाएगा, पिटिशन आ जाएगी। तो कह रहा है जब एप्लीकेशन वर्ड यूज हुआ है तो पिटिशन उसमें इंक्लूडेड माना जाएगा, जहां भी इंटरप्रिटेशन अंदर आप कर रहे हो। विनिमय पत्र क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कहां पढ़ते हैं आप, एनआईए के सेक्शन 5 में है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय पत्र के अंतर्गत हुंडी और चेक आते हैं। चेक तो सब जानते हैं, सभी जानते हैं ना, चेक एक विनिमय पत्र होता है कि नहीं होता है, होता है, उसमें भी लिखा है, ठीक है। हुंडी जानते हैं क्या, हुंडी क्या होता है, हवाला के जैसा, अच्छा अच्छा हवाला, समझ गए। हाँ हुंडी क्या होता है, नहीं जानते नहीं बता ही रहा, चलो किसी को ठीक है। हुंडी भी क्या होता है, टाइप ऑफ चेक कह सकते हो आप, ठीक है, टाइप ऑफ चेक है, लिखित में ही होता है। डिफरेंस बस इतना है, यहां पे आप अधिकृत किसको करते हो चेक लिख के, बैंक को। मैंने अधिकृत किया बैंक को, मेरे जिसमें अकाउंट है कि पर्टिकुलर नाम के व्यक्ति को इतना पेमेंट किया जाए, ठीक है, यही चेक होता है, ठीक है। हुंडी क्या है, एक पुराना वर्ड है, आज के समय हुंडी वुंडी चलती नहीं है, ठीक है, पुराना वर्ड चला आ रहा है, ठीक है। हुंडी मतलब पहले क्या होता था, आपने देखा कि वो होते थे, क्या नाम है, जमींदार लोग होते थे, ठीक है। अब ना बैंकों का कॉन्सेप्ट ना चेक का कॉन्सेप्ट, तो चेक को पुराने जमाने में जो रिप्लेस करता था एक पत्र, एक दस्तावेज, उसे ही हुंडी कहते हैं। इसमें होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल एक जमींदार ने लिख के दे दिया, भाई ऐसा है कि जाओ जाके 5 रुपये, अब 5 रुपये से लिखना, उसमें 5 रुपये की कीमत 5,000 की होती थी, ठीक है, 5 रुपये जाके हमारे मुनीम जी से जाके ले लेना, सील साइन, वचन पत्र है ना, वचन पत्र तो है, हाँ यही तो लिखा है, देखो ना, हुंडी और चेक आते हैं, लेकिन अब ये यूजलेस है, अब नहीं चलता हुंडी का कॉन्सेप्ट, अब नहीं है, अब कहाँ हुंडी चलते हैं, पुराने जमाने की बात है। नहीं इसमें क्या लिखा है, विनिमय पत्र के अंतर्गत, अच्छा वचन पत्र से, ठीक है, वचन पत्र में क्या डिफरेंस है, सेक्शन 4 और 5 पढ़े हैं आप लोगों ने, एनआईए 4 क्या कहता है, हाँ मैं आपको एक वचन पत्र लिख के देता हूं कि मैं आपको जो इतने पैसे, वचन पत्र का सबसे आपने उस पर भी लिखा रहता है नोट पे, धारक को इतने पैसे अदा करने के, ठीक है, ठीक है। और विनिमय पत्र में क्या होता है, 3 पार्टी, 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, बस यही तो डिफरेंस है विनय पत्र वचन पत्र। कहने का मतलब जो है कि जो वचन पत्र में विनय पत्र में डिफरेंस है ना, वही हुंडी और वचन पत्र में है। क्योंकि हुंडी है क्या, विनिमय पत्र है ना, तो जो वचन पत्र में विनिमय पत्र में डिफरेंस है वही हुंडी और वचन पत्र में, वही तो डिफरेंस है, पार्टी का डिफरेंस है, 2 पार्टी और 3 पार्टी। हाँ तो यही तो लिखा है, हाँ बिल्कुल कह सकते हो, आज के समय में बिल्कुल कैसा, आज के समय में जो विनिमय पत्र है, पुराने जमाने में वो हुंडी थी, आप उसको ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। आज के समय जो विनिमय पत्र है, पुराने जमाने में वो हुंडी थी, आप उसको ऐसे समझ सकते हो, कोई अंतर नहीं है, स्वरूप बदला है, जिससे देना है भाई, मैंने लिख के दे दिया कि भाई जमींदारों ने मेरे मुनीम जी से इतना वसूल कर लेना, बस वाली बात। 1 मिनट इसके थोड़ा मैं ऐसे देख लूँ,
एक्चुअली इस पे ना कुछ वो लगा है तो उसकी वजह से अग्नि के कमेंट छुप रहे हैं। एक करा जो पूरा देना हुंडी के अंतर्गत आता है सर जी। एक कारज जो पूरा देना हुंडी के अंतर्गत आता है, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, डेफिनेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। नेक्स्ट, विनय पत्र। अब बंध पत्र, बॉन्ड क्या होता है? बंध पत्र तो आप वैसे ही जानते होंगे, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सामान्यतः बंध पत्र किससे भरवा लेते हैं? अक्यूज से, है ना। तो लिखा भी है कि बंध पत्र के अंतर्गत ऐसी कोई लिखत आती है। लिखत क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट, एक कागज जिसपे कोई अधिकार दायित्व लायबिलिटी मैंने आपको बताया था, उसमें स्टैम्प एक्ट में परिभाषित है, ठीक है। बंध पत्र के अंतर्गत ऐसी कोई लिखत आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई विनिवेश कार्य किया जाए या ना किया जाए, जैसी भी स्थिति हो तो वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है, अपने आप को एक बाउंड कर लेता है कि मैं या तो कोई काम करूंगा या कोई काम नहीं करूंगा। अगर करने की है भाई करूंगा, नहीं किया तो बाध्यता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और ना करने की है, कर दिया तो बाध्यता शून्य हो जाएगी। बॉन्ड क्यों भरवा लेते हैं भाई? आपसे बॉन्ड भरवा लिया कि 10,000 रुपए का बॉन्ड भर के जाओ कि भाई जब जब बुलाएंगे थाने में तब तब आओगे, बॉन्ड भरवा लेते हैं ना। नहीं आया तो क्या हो गया? संपरत हो जाता है। ये संपरत हो जाता है तो फिर यानी कि आपके ऊपर 10,000 रुपए की लाइबिलिटी आ गई। अब वो 10,000 रुपए आपसे, वो जो मेन समस्या थी जिसके लिए बुलाया था, वो तो एक अलग कहानी हो गई। ये 10,000 रुपए की वसूली की प्रक्रिया आपके अगेंस्ट अलग से शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको क्या होता है, अब ये क्या है? बंध पत्र एक लिखित है, एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा आप बाध्य हो जाते हैं, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आ जाती है और यदि आप उसे पूरा नहीं करते हैं तो फिर वो इन्फोर्स कराई जा सकती है आपके विरुद्ध, ठीक है। अब आते प्रतिवादी। देखो, एप्लीकेंट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, इनके क्लॉज जरूर याद रखना है ना। एप्लीकेंट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, आवेदक, वादी, प्रतिवादी किस किस क्लॉज में डिफाइन है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। ई में आपका प्रतिवादी परिभाषित है। प्रतिवादी के अंतर्गत आता है, हाँ सीमा सिंह जी, ठीक है। प्रतिवादी के अंतर्गत आता है वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से। अब आपको एक बात बताओ, आवेदक जो था, एप्लीकेंट की डेफिनेशन क्लियर समझ में आई थी? तीनों क्लॉज समझ में आ गए थे? तो अब आपको डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, प्रतिवादी और वादी की परिभाषा में कोई इशू नहीं आएगा। प्रतिवादी के अंतर्गत आता है वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व व्युत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। उसका वाइस वर्सा है, ये लाइन उसमें थी कि नहीं? वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व व्युत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। ए का रिप्रेजेंटेटिव है बी, एजेंट है बी। बी काम किसके लिए कर रहा था? ए के लिए। बी ने कोई गलती की, ठीक है, तो बी तो डिफेंडेंट है ही, ए भी डिफेंडेंट है। क्यों? दायित्व तो उसके थ्रू ही तो व्यक्तिगत हुआ उसके लिए, क्यों? उसका ही तो आदमी था, वो उसका ही तो एजेंट था, वो व्यक्ति भी आएगा, पहली चीज। फिर वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में, तो निष्पादक प्रशासक हमने जो पढ़े थे वही है। अब निष्पादक या प्रशासक कोई काम गलत कर देता है, ठीक है, जैसे वही हमारा ABCD वाला जो एग्जाम्पल था, वहां पे ए हमारा कौन था? प्रशासक था ना। तो वो उसके अगेंस्ट में वो लोग, उसने कोई गलत काम कर दिया, उसके अगेंस्ट में अगर कोई सूट लेके आ जाता, वहां प्रतिवादी बनेगा, तो एक्स भी प्रतिवादी होगा उस एग्जाम्पल में। किसी को ही बना सकता है ना वो, बिल्कुल बना सकता है, हाँ बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। हाँ आप क्या कह रहे हैं? एक्स ही नियुक्त किया, हाँ तो उसकी लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। चलो इसमें ये 3 डेफिनेशन है ना, इंटर, हाँ बताइए। प्रतिपाल्य, प्रतिपाल्य, संरक्षक, हाँ कस्टोडियन,
विधिक प्रशासक होता है किसी व्यक्ति का। ठीक है, ठीक है। हम्म। देखो डीएम की कैपेसिटी में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कोर्ट, नहीं 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 भाई, उसका वो प्रतिनिधि किसका है? हाँ मतलब एज अ डीएम तो वो राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इनका कहने का मतलब ये कि उस कैपेसिटी में होगा कहने। हाँ प्रतिवादी का वादी सीमा जी अभी आ जाएगा। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। बस 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 यहाँ पे नहीं मैं समझ गया आपकी बात, आपकी समझ गया। देखो कोर्ट ऑफ आर्ट्स जो है ना, देखो अगर उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन हो तो आई कांट से, वो मैंने कोर्ट ऑफ आर्ट्स तो नहीं देखा मैंने। हाँ बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू अगर इंटरप्रिटेशन अगर लॉ का करेंगे तो वहाँ पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? स्टेट ने अपॉइंट किसके लिए किया है? उस पर्टिकुलर जो प्रतिपाल है, जो बच्चा है उसके लिए अपॉइंट किया है। वहाँ वो कैपेसिटी में काम करेगा, मानो कि उसका नेचुरल गार्जियन है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि उसके अगर जीवित माता पिता होते वो उसको रिप्रेजेंट करते, ऐसे करेगा। राज्य बन, अच्छा इनकी समस्या ये है, अब समझ गया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि राज्य बनाम राज्य हो जाएगा। देखो उसमें क्या होगा, राज्य बनाम राज्य तो ऐसे नहीं होगा कि कहीं ना कहीं उसको देखा जाए तो वो पर्सनल कैपेसिटी में उसको अपॉइंट कर दिया है। उसको राज्य का व्यक्ति है ठीक है, लेकिन एक पर्सनल कैपेसिटी में अपॉइंट कर दिया ना उसको कि भाई आप जो उसकी देखरेख करोगे, तो राज्य बनाम राज्य इसलिए नहीं होगा। नहीं कर रहा है, उस कैपेसिटी में नहीं कर रहा है। उस देखो एक व्यक्ति की दो कैपेसिटी हो सकती है ना, जैसे कि वे आप जानते हैं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 और मजिस्ट्रेट, व्यक्ति एक ही है, कैपेसिटी दो है ना। सिविल के केस सुनना है तो उसको आप जज कहोगे, क्रिमिनल के सुनना है तो क्या कहोगे? मजिस्ट्रेट कहोगे, है ना। तो ऐसा हो सकता है जैसे डिश। हाँ हाँ चलिए 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 बस अब बस 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 प्लीज 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 कीप साइलेंट प्लीज प्लीज। ये ऑनलाइन वाला को भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना। ये इसको मतलब देखो तर्क वितर्क ठीक है, लेकिन तर्क एक लिमिट में होना चाहिए पहली चीज, और हम क्लास में ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको स्टेज जब आपको ऑफर की जाएगी ना, कभी खुल के बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट में। चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाते हैं हम। ये डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर है। नई डेफिनेशन, आगे जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? सुखाचार, ईजमेंट क्या होता है? तो इसके नाम से ही क्लियर है। नहीं एक्चुअली क्या है, मैं ना मैसेज किसी के इग्नोर नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके एकदम मैसेज की बाढ़ आ जाती है बहुत सारे, तो ऐसा फिर ऊपर चले जाते हैं। इग्नोर किसी के नहीं करता हूँ, और फिर इन लोगों से भी कन्वर्सेशन रहता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, इग्नोर नहीं करता हूँ, ठीक है। आपने जो बोला था वो चीज़ मैंने समझ ली है। आपका कहना ये है कि प्रतिवादी जगह वादी कर देंगे तो वो डेफिनेशन आएगी, है ना। थोड़ा सा सब्र रखिए, वो डेफिनेशन आएगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि वादी या प्रतिवादी होगा तो क्या चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। सुखाचार के अंतर्गत आता है संविदा से उद्भूत ना होने वाला ऐसा अधिकार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा के किसी भाग को या किसी अन्य की भूमि में उगी हुई या उससे संलग्न या उससे अस्तित्ववान किसी चीज को, हाँ एक मिनट पहले पूरा पढ़ने तो न दो, या उस पर अस्तित्वमान किसी चीज को हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है। तो क्या समझ में आया कि कोई भी ऐसा अधिकार जो आपको अन्य किसी की संपत्ति पर मिलता है, अन्य किसी की भूमि पर मिलता है, और ये अधिकार संविदा से उद्भूत नहीं होता है, ठीक है। ये लाइन जो है ना, ये इसकी महत्वपूर्ण है। संविदा से उद्भूत न होने वाला ऐसा अधिकार है, कॉन्टेक्स्ट से थोड़ी देता है कोई। ये कैसे आता है? एक लंबे समय तक उपयोग करने से आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक घर में रह रहे थे,
और घर के पीछे एक विंडो थी, उस विंडो का आप उपयोग करते रहे हैं, लंबे समय तक उससे आपको हवा लेते रहे, सूर्य की रोशनी आती रही है, ठीक है, और वो आपका अधिकार 20 वर्ष से ज़्यादा आप उपयोग करते रहे हैं। क्या करते रहे हैं? उपयोग 20 वर्ष से ज्यादा, तो वो आपका जो राइट है क्या हो जाता है? आत्यंतिक और अजेय हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है। मतलब फिर आपको उस राइट से कोई वंचित नहीं कर सकता। क्या ये राइट आपको किसी कॉन्टेक्ट से मिला क्या? नहीं, ये आपको कैसे आया? उपयोग के द्वारा आया था, एक लंबे समय तक, चिरकाल तक जब आप उपयोग करते रहते हैं। जैसे आप किसी एक रास्ते से गुजर के जा रहे थे, ठीक है, आप जो है किसी एक रास्ते से गुजर के जा रहे थे, और उस रास्ते से ही भले ही वो किसी और की जमीन थी, लेकिन आप अपने खेतों तक पहुंचेंगे, उसके खेत से गुजर के जाते थे, और 20 साल से ऊपर हो गए हैं और आप उस वहीं से निकल के जा रहे हैं, तो 20 साल बाद भले ही ओनर उसका वो है, वो आपको वहां से निकलने से जब भी वो रास्ता आपको देना ही पड़ेगा अनंत काल के लिए, उसको आप बाहर नहीं कर सकते। बस डिफरेंस इतना आ जाता है, वही संपत्ति यदि सरकार की है तो 20 वर्ष की जगह कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। सरकार की संपत्ति कितना हो जाएगा? 20 वर्ष की जगह 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास 12-15 तक, ठीक है, 12:30 पक्का? वही तो है। आप ये एक मिनट, लिमिटेशन एक्ट विजयन सर, न्यू बैच, और 12-15 से हिंदू लो, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बस इसको 5 मिनट वाइंड अप करता हूँ, 5 मिनट ब्रेक लेना, 2000। वो जो मकान बनाएगा ना, तो उसमें पीछे स्पेस छोड़ेगा। आप कोई भी वेल सेटल जो कॉलोनी है वहाँ देखना, आप घर के पीछे जाना, घर के पीछे जो पीछे मकान बना होगा, बीच में छोटी छोटी गलियाँ होंगी। वो क्यों होती हैं गलियाँ? इसीलिए वो स्पेस हमेशा छोड़ा जाता है, बिल्कुल ऐसे सटा के नहीं बना सकते आप, इसीलिए छोड़ा जाता है वो, ठीक है। चलिए, तो ये सुखाचार हो गया, इसको थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म करते हैं। होगी तो संपत्ति क्या है कि संपत्ति उसकी ये बात सही है, लेकिन दूसरी संपत्ति पर जो अधिकार उद्भूत हो गया है उसी को तो हम बोलते हैं। अधिकार उद्भूत नहीं होने देना चाहिए था, तो जब 20 साल तक आप उसको इंटरप्ट करते, 20 साल तक आप इंटरप्ट करते। हाँ, ये पढ़ेंगे ना, इसी में पढ़ेंगे, ये इसी में पढ़ेंगे, 25 आएगा ना इसमें, ठीक है। चलो, विदेश से क्या मतलब है? भारत के अलावा कोई भी देश विदेश है। सद्भाव से क्या मतलब है? जो बात आपने सम्यक सतर्कता और ध्यान से नहीं की है वो सद्भाव पूर्वक की गई नहीं कही जाएगी, यानी कि इनडायरेक्ट परिभाषा दी गई है, डायरेक्ट नहीं बताएगी। डायरेक्ट परिभाषा बनाएंगे तो क्या हो जाएगी कि जो बात आपने सम्यक सतर्कता और ध्यान से की है वो सद्भाव पूर्वक कही जाएगी। आईपीसी में भी 52 में सेम डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। वादी के अंतर्गत आता है, कौन आता है? ये लास्ट डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फिर आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लेना, फिर वो सर आ जाएंगे। हाँ, वादी के अंतर्गत कौन आता है? वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। आप बताइए, आपने आवेदक की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, आपने डिफेंडेंट पढ़ ली, अब प्लेंट वादी की जो है, प्लेंटिफ की में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? देखो जरा, लैंग्वेज सेम है क्या? वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। एजेंट के थ्रू वहां पे क्या हो रहा था? आवेदन करने का अधिकार व्युत्पन्न कर रहा था, यहां वाद लाने का अधिकार व्युत्पन्न कर रहा है। पार्टी सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। बस एप्लीकेंट की जगह कौन आ गया? प्लेंटिफ आ गया। लैंग्वेज बिल्कुल डिट्टो सेम है। फिर कहता है वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। वही एग्जाम्पल, एक्स भी यहां पे वादी हो जाएगा।
वो प्रतिवादी हो गया। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल वही डेफिनेशन है कि भाई यहाँ पे यदि एक्स के बिहाफ पे ए ने अगर कोई प्लेंट अगर फाइल किया है तो एक्स भी प्लेंटिफ है। ठीक है, बस ये समझ बताया गया। ठीक है।